चले भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पेपर करने वाले हैं बेटा, वो है कौन सा भाई? वो है हमारे पास मई जून 2019 का पेपर। ठीक है भाई। इस पेपर के अंदर हमारे पास ये पहला सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है एल पी एल सी इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस द टोटल प्राइम कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर वॉस दिस। आप ये देखिए कि बेटा, हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करना पड़ती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इन लोगों ने हमें ऑलरेडी कौन सी कॉस्ट निकाल के दी हुई है बेटा? प्राइम कॉस्ट जो है वो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को प्राइम कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमें बनाकर दी ही हुई है। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे आगे? ये कह रहा है द फॉलोइंग सिलेक्टेड बैलेंसेस वर एज फॉलोज। आपको बैलेंसेस दे दिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड दिस। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बताइए बेटा किसे बोलते हैं? आइए भाई, यहाँ पर हम लोग आज पेपर यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे से जो है वो हमारे पास एक डिफरेंट सेक्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ से आ जाते हैं। चले भाई, सबसे पहले ये हमें कह रहा है कि भाई आप ये बताइए, आप लोग, कि आपके पास जो है वो प्राइम कॉस्ट क्या होती है? तो भैया ये प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन लिख रहे थे कि हम लोग प्राइम कॉस्ट क्या होती है और प्राइम कॉस्ट हम लोग किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर मेंशन, अच्छा आप लोग भी साथ साथ ये पेपर अपने पास करा करें, ताकि आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे। मई जून 2019 P32। तो हमारे पास बेटा अभी हम लोग कर रहे हैं क्या? आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग बता दें कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, ए का वन। बेटा प्राइम कॉस्ट की अगर हम बात करें तो प्राइम कॉस्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट एंड अ कॉस्ट which is related to the production of goods. For example, direct material cost and direct labor cost। तो डायरेक्ट लेबर की और जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है हमारे पास भाई, वो हमारी कौन सी कॉस्ट होती है? प्राइम कॉस्ट होती है। ठीक है भाई। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इसके हमसे ये कह रहा है कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस किसे बोलते हैं? तो आइए भाई, वर्क इन प्रोग्रेस बता देते हैं किसे बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस बेटा हम लोग बोलते हैं ए का पार्ट टू। वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं अ यूनिट प्रोडक्शन विच आर ओनली अ पार्ट पार्ट कंप्लीटेड। ठीक है भाई। एंड या फिर अ रॉ मटेरियल विच is not in raw form or incomplete product form, which is which is in process to become a finished product। ठीक है भाई। सो बेसिकली जो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस होती है, वो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है? वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग कहते हैं वो वाले रॉ मटेरियल को जो ना अभी रॉ फॉर्म में है और ना अभी प्रोडक्ट कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट फॉर्म में, जो एक प्रोसेस में है कि भाई वो अभी क्या बन जाएगा? फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हमारे पास ये कह रहा है कि भाई आप लोग पार्ट बी के अंदर प्रिपेयर करें स्टेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लेकिन बिफोर प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जरा हम देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है द प्राइम कॉस्ट फॉर द ईयर वॉज 10% ग्रेटर देन द प्रीवियस ईयर। जो प्राइम कॉस्ट आपके पास ये वाली दी हुई है वो कौन सी है? 2017 की है। हमें जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है वो बनाना है 2018 का। विच मीन्स जो 2018 की प्राइम कॉस्ट होगी वो इससे 10% अबव होगी 17 वाली से। Direct wages are to be apportioned between factory and office in the ratio of 3:2
इनडायरेक्ट वेजेस क्या होगी, जनरल एक्सपेंस ऑफ 6,000 वर प्रीपेड, जनरल एक्सपेंस आर टू बी अपोर्शन इक्वली बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस, द पावर बिल 4,000 रिमेन अनपेड, 60% of the total power expense charged to the factory, the total value of work in progress is 31,000. The following information is also available. A new item of a factory plant was acquired on 1st October 2018 at a cost of 30,000. एक नया प्लांट खरीद लिए और इसको अभी तक बुक्स में मेंशन नहीं करा है भाई. Factory plant is depreciated at 25% per annum using a reducing balance method. A full year's depreciation is charged in the year of purchase in the acquisition या acquired. ठीक है भाई. Goods are transferred on the in the sales at a markup of 20%. 20% के मार्कअप के ऊपर हम लोग गुड्स ट्रांसफर कर देंगे. अब आइए हम लोग एक काम करते हैं बेटा, हम लोग जो है क्या बना लेते हैं, अपने पास एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेते हैं इधर पार्ट बी. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर हमारे पास उसी तरीके से दो कॉलम्स होंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये वो अदर अदर कॉस्ट. लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सवाल में हमारे पास डायरेक्टली हमें कौन सी कॉस्ट निकाल के दी हुई है बेटा, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करके दी हुई है. प्राइम कॉस्ट के बारे में बस इसने एक बात कही है कि लास्ट ईयर की प्राइम कॉस्ट है 350,000 और जो अभी की प्राइम कॉस्ट है वो उससे 10% ग्रेटर है. तो अगर मैं जो पुरानी वाली 350,000 की प्राइम कॉस्ट है बेटा, 350,000 की प्राइम कॉस्ट को आप 10% से बढ़ा लो, 10% उसका निकाल के उसमें ऐड कर दो. तो इसका मतलब है कि हमारी जो नई वाली प्राइम कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, बताइए भाई जल्दी से जरा. जब हम लोग 35,000 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास कुछ बन जाएगा 3,500 और ये हो जाएगी 385,000. ये हमारे पास आ गई बेटा प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग लिखते हैं एट इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारे पास बेटा कौन कौन सी कॉस्ट आती है आइए देख लेते हैं. इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ये इनडायरेक्ट वेजेस आएगी, जनरल एक्सपेंस आएंगे, पावर आएंगे और डेप्रिसिएशन आएगी. सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस की स्टोरी देखते हैं क्या दी हुई. इनडायरेक्ट वेजेस को आप ये कह रहे हैं प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 के. मतलब कि अगर आपको इनडायरेक्ट वेजेस 100 की दी हुई है तो 100 का 3:2 निकालें भाई. अगर 100 का 3:2 निकालेंगे तो 3:2 का मतलब है 2/5 और 3/5. तो 2/5 हमारे पास बन जाएगा बेटा कितना, 40 और 3/5 हमारे पास बन जाएगा 60. ये वाला हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे और जो ये वाला होगा इसको हम लोग लिखेंगे, आपका अल्लाह भला करे, ऑफिस का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर. तो यहां पर आओ पीछे, यहां लिखो इनडायरेक्ट वेजेस. इनडायरेक्ट वेजेस की हम वर्किंग यहां पर भी कर देते हैं, इसका 2/5 यहां पर आएगा विच मीन्स 40. इनडायरेक्ट वेजेस के बाद हमें अगला दिया हुआ है जनरल एक्सपेंस 64 का. तो यहां पर आओ, यहां लिखो जनरल एक्सपेंस. जनरल एक्सपेंस के अंदर हम लोग लिखेंगे बेटा 64 यहां ब्रैकेट में. जनरल एक्सपेंस की एक वर्किंग भी दी हुई है. क्या वर्किंग है, कह रहा है जनरल एक्सपेंस ऑफ 6,000 वर प्रीपेड. तो प्रीपेड को हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, माइनस करते हैं. तो 6,000 को 64 में से माइनस कर देंगे, 64 माइनस 6 हो गया ये. तो अगर 64 माइनस 6 करेंगे तो आई थिंक 58 आ जाएगा, चेक कर लिया एक दफा. 64 माइनस 6 करेंगे तो 58 आ जाएगा. 58 का कह रहा है कि भाई ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ऑफिस एंड फैक्ट्री. तो 58 को जरा डिवाइड बाय 2 करें, उसका इक्वली कितना बनता है 58 डिवाइड बाय 2, 58 डिवाइड बाय 2 बेटा हमारे पास बनेगा कुछ 29. तो ये आपके पास 29 आएगा. जर्नल एक्सपेंस के बाद जो हमारे पास अगली चीज दी हुई है बेटा वो दी हुई है पावर. पावर के बारे में इन्होंने फरमाया है कि भाई 4,000 का पावर का बिल अनपेड है. अनपेड का मतलब क्या है भाई, अक्रूड है. तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. जब हम उसको ऐड कर लेंगे, अच्छा भाई एक से एक रुक जाएगा. जब हम उसको ऐड कर लेंगे तो बेटा हमारे पास पावर जो दिया हुआ है ऊपर 36 का दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे पावर, यहाँ पर लिखेंगे 36, यहाँ पर लिखेंगे 4, तो ये 40 हो जाएगा. अक्रूड को हमने ऐड कर दिया.
और जब हमने अक्रूड को ऐड करा तो ये कह रहा है 60% जो पावर का है वो फैक्ट्री में जाएगा, ये लिखा हुआ। तो 40 का 60% कितना होता है? 40 का 60% होता है हमारे पास 4 6 24, तो 24 आ जाएगा। अच्छा हुसैन, अभी आपने एक बात पूछी है कि सर ये आपने डिवाइड बाय टू क्यों किया है? डिवाइड बाय टू इसलिए कह रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि जो भी जनरल एक्सपेंस है वो इक्वली प्रोपोर्शन होगा। इक्वल कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? डिवाइड बाय टू करके। मतलब आधा जो है वो फैक्ट्री का है, आधा जो है वो ऑफिस का है। तो अगर हमारे पास टोटल 58 का है तो उसको डिवाइड बाय टू कर दिया, इक्वल हो गया। 29 जो है वो फैक्ट्री का और बाकी ऑफिस का है। फिर इसके बाद बेटा अगला काम हम लोग करेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के बारे में देखो, हमारे पास जो फैक्ट्री प्लांट है उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है? 600 की कॉस्ट दी हुई है। यहाँ ये कह रहा है कि हमने एक और फैक्ट्री प्लांट खरीद लिया 30 का, जिसको हमने एडजस्ट ही नहीं किया हुआ। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारी फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी है वो कितने की आ गई भाई? वो आ गया 600 प्लस 30, तो 630 की हो गई उसकी कॉस्ट। तो यहाँ पर आपने कॉस्ट लिख दी। क्योंकि हम आरबीएम मेथड लगा रहे हैं तो 630 में से हम लोग माइनस करेंगे क्या? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच इज 150। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया 150 को, तो ये आपके पास कुछ हो जाएगा बेटा 480। और 480 का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है हमारे पास? 25%। तो जरा बताए 480 का 25% कितना होता है? द 25% ऑफ 480 इज 120। अच्छा भाई, ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट जरा दोबारा समझा देता हूँ। देखिए डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? निकालते हैं आरबीएम से कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। ऐसा ही है। आपके पास कॉस्ट कितनी दी हुई है? कॉस्ट दी हुई है कितनी भाई? 600 ये दी हुई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है? 150। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि भाई हम लोगों ने क्या गया भाई, यहां पर कह रहा है न्यू आइटम ऑफ फैक्ट्री प्लांट वाज एक्वायर्ड ऑन 31 अक्टूबर 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000। दिस ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने ये 30,000 की एक चीज परचेज करी है और हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा हुआ। तो 600 का पहले था, 30 का हमने और खरीदा, तो ये कितना हो गया भाई? 630 हो गया। और ठीक है भाई, 630 की कॉस्ट आ गई, ये आपने नई कॉस्ट लिख दी यहाँ पर 630 की, ये आ गई कॉस्ट। माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे तो वो कितनी है भाई? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 150। तो 630 माइनस दिस कर दिया 480, जो है वो हमारे पास क्या आ गया बेटा? इसकी नेट बुक वैल्यू आ गई। नेट बुक वैल्यू का 25% निकाल लिया, डेप्रिसिएशन आ गई, सबको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 213। अच्छा मैं पूरा पूरा 1000 बाकियों का भी नहीं ले रहा तो इसका भी नहीं ले रहा, 213 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एंड द मैन्युफैक्चर, अच्छा माइनस नहीं होगा सॉरी, ऐड होगा, क्योंकि हम लोग कॉस्ट को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 598। फिर हमारे पास बेटा कोई ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दी भी नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दी हुई, कह रहा है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 31, तो ओपनिंग नहीं है। अगर आप यहाँ देखो, हम लिखते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो वो है 0। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितनी है बेटा? वो हमारे पास है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 31 दी हुई है, तो यहाँ पर नेट आ जाएगा 31। 31 को इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 590। 2 मिनट रुकिएगा, मैं बस आ रहा हूँ जल्दी से।
अच्छा भाई चलें, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करके ये जो हमारे पास आई थी कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट। के बाद ये आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सर ये 590, ये कॉस्ट प्रोडक्ट। ऑफ प्रोडक्शन 567 नहीं होगा अगर माइनस किया था? एक सेकेंड, सॉरी, हाँ माइनस करेंगे तो क्या हो रहा है? सर ये 598 माइनस 31 है तो 567 होगा ना? एक सेकेंड रुकिएगा, डेफिनेटली यही होगा। जरा मुझे एक मिनट रुकिएगा, मैं इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री चेक कर लूँ कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई भी है नहीं दी हुई। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 31,000 क्लोजिंग दे दिए। और अच्छा सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 23, ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री इज 23। ओपनिंग इन्वेंट्री इन लोगों ने हमको दी हुई है कितने की भाई? 23 की ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई। और जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है वो 30, कितने की दी हुई? 31 की। तो अब बताइए कितना हो जाएगा? आप 23 प्लस दिस करेंगे, 23 की ओपनिंग, 31 की क्लोजिंग, तो ये आ जाएगा -8। तो यहाँ पर आ जाएगा 590। ठीक है भाई, 8 माइनस कर देंगे, 590 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आज अगला काम क्या करेंगे, इसमें करेंगे ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट देखो हमारे पास कितना दिया हुआ है, द फैक्ट्री प्रॉफिट इज, फैक्ट्री प्रॉफिट हमें कितना दिया भाई? फैक्ट्री प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास, यहीं कहीं दिया हुआ था, ये रहा। 20%। भाई फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का है भाई? 20% का है। तो हम एक काम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है बेटा 590 की, इसका 20% निकालेंगे और उस 20% को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो 590 का 20% कितना हो जाता है? 590 118। 118 ऐड कर लेंगे तो एट दी एंड हमारे पास आ जाएगा ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट विल बी 708। सो दिस वे वी विल प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छी बात यह है कि इस सवाल के अंदर हमें प्राइम कॉस्ट निकाल के दी हुई थी, तो प्राइम कॉस्ट से पहले वाली कोई भी चीज़ हम लोगों को बनानी नहीं पड़ी। आई होप सो आपको जितने भी हैं सबको जो है ये क्लियर हुआ होगा, समझ भी आया होगा। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं अगले पार्ट पर जाते हैं। ये वाला पार्ट भी हो गया, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बनाना है। अब ये कह रहा है आफ्टर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन had been prepared, it was noted that the inventory value of finished good was 33,000। कह रहा है कि जब हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना ली तो हमें ये बात आइडिया हुआ कि भाई हमारी जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री की वैल्यू बेटा कितनी है? द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 33,000। This was the value at which these goods had been transferred from the manufacturing account। और कह रहा है कि भाई जो फिनिश गुड्स की वैल्यू है वो 33,000 की है और इस वैल्यू के ऊपर आपकी फिनिश गुड्स जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए थी। कह रहे डिस्कस वेदर द इन्वेंट्री शुड हैव बीन इंक्लूडेड एट दिस वैल्यू, जस्टिफाई योर आंसर by referring the relevant accounting concept and appropriate calculations। अब देखो बेटा हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई इन्वेंट्री होती है ना, कौन सी वाली इन्वेंट्री बेटा? फिनिश गुड्स वाली इन्वेंट्री। जब भी हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के दो प्राइस होते हैं। एक होता है बेटा ट्रांसफर प्राइस और एक होती है हमारे पास उसकी कॉस्ट। तो हम जब भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं किस पे? कॉस्ट पे। और जब भी हम लोग बेटा इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं तो वो ट्रांसफर प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। एंड व्हाट डज द ट्रांसफर प्राइस मीन? ट्रांसफर प्राइस का मीन होता है कि भाई जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें आपने फैक्ट्री का प्रॉफिट ऐड किया हुआ है।
तो अब ये कह रहा है कि मैंने जो ये 33,000 की इन्वेंट्री थी उसको ट्रांसफर प्राइस के ऊपर लिख दिया, ठीक है भाई। जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से उसकी ट्रांसफर प्राइस आई थी उसके ऊपर मैंने कहाँ लिख दिया है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। कह रहा है कि भाई ये बताइए क्या मैंने ये लिखकर सही किया, और अगर सही नहीं किया, गलत किया है, तो गलत करने का भी क्या रीजन है, कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो मुझे इस तरीके से करने से मना करता है। चले भाई, अब हम यहां पर इसको लिखेंगे, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, नॉट एट द ट्रांसफर प्राइस, as it includes as it includes expected factory profit। क्योंकि उसके अंदर जो है एक्सपेक्टेड फैक्ट्री का प्रॉफिट इंक्लूड होता है ट्रांसफर प्राइस के अंदर, तो इसीलिए जो है वो हम लोग उस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे भाई। इन्वेंट्री को कभी भी हम लोग ट्रांसफर प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड इट इज अगेंस्ट द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और ये किसके अगेंस्ट है भाई, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट। क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, एज इट स्टेट्स दैट expected profit should not be recorded until and unless it is realized। रियलाइज्ड का मतलब ये है कि जब तक आप उसको अर्न ना कर लो, जब तक वो प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होगा। तो एक तो हमने यहाँ पर एक और अच्छा काम ये कर दिया कि रिलेवेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बता दिया, और इनको ये भी बता दिया कि भाई इन्वेंट्री को ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रांसफर प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करते। तो हम यहाँ पर अब वैल्यू भी लिखेंगे। तो द करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री in statement of financial position, in statement of financial position आप लोग पूरा लिखेंगे, will be, ये 33,000 के अंदर से 20% का प्रॉफिट निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अभी यहाँ ऊपर निकाल देता हूँ जरा। देखिए भाई, हमारे पास जो ट्रांसफर प्राइस है वो दिए हुए, कॉस्ट होगी और इसके अलावा मार्कअप दिया हुआ है। अब एक चीज देखिए, मार्क कॉस्ट जो है वो हमारे पास मार्कअप के केस में 100% होती है, मार्कअप 20% दिया हुआ है, ट्रांसफर प्राइस हो जाएंगे 120%। ट्रांसफर प्राइस कितने दिए हुए भाई, 33,000 दिए हुए, विच इज इक्वल्स टू 120%। हम लोगों को क्या चाहिए, हमें कॉस्ट चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 100%। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 100% और डिवाइडेड बाय 120%। तो इसका मतलब है कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट, फैक्ट्री प्रॉफिट हटा के जो उसकी कॉस्ट होगी वो होगी 27,500। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि भाई इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितने आनी चाहिए, 27,500 पे आनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग फैक्ट्री प्रॉफिट, एक्सक्लूडिंग फैक्ट्री प्रॉफिट ऑफ 33,000 की उसकी टोटल ट्रांसफर प्राइस थी, माइनस 27,500 की कॉस्ट है। तो एक्सक्लूडिंग फैक्ट्री प्रॉफिट ऑफ कितना रहेगा, 5,500। अब मैं दोबारा एक बार ये कहानी पूरी समझा देता हूँ, देखें क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन है, तो इसलिए भले ये 8 मार्क का सवाल है लेकिन हमारे पास 8 मार्क के अंदर से 4 मार्क्स हमारे कैलकुलेशन के हैं, और बाकी जो इसके अलावा है हमारे पास वो है हमारे पास हमारा थ्योरेटिकल का 4 मार्क्स। अब देखिए सबसे पहले तो एक बात की समझेंगे
कि जब भी हम इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं तो बेटा वो हम रिकॉर्ड करते हैं किसके ऊपर बेटा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कॉस्ट पे, और ट्रांसफर प्राइस पे करते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर प्राइस के ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कॉस्ट के ऊपर। ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस फैक्ट्री प्रॉफिट। मतलब इस वाले केस में जो इसकी कॉस्ट थी वो थी 27,500, ट्रांसफर प्राइस थे 5,500, फैक्ट्री प्रॉफिट था 5,500 का, और ट्रांसफर प्राइस टोटल दिए हुए थे 33,000। तो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द इन्वेंट्री एट 33,000, हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए था कितने पे भाई, 27,500 के ऊपर। क्यों? क्योंकि बेटा ये करने को हमारे पास कहता है कौन, ये करने को हमारे पास कहता है हमारा कौन सा वाला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये लिखा हुआ। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो आपके पास है प्रोविजन 5,500 की, ये आपको रिकॉर्ड नहीं करना अनटिल एंड अनलेस ये रियलाइज ना हो जाए। क्योंकि ये अभी इन्वेंट्री की फॉर्म में है, रियलाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। अब मैंने ये कैसे निकाला, मैंने ये बोला कि भाई मार्कअप हमें 20% का दिया हुआ था, और कॉस्ट इन केस ऑफ मार्कअप जो हमारी कॉस्ट होती है वो होती है 100%, तो ये आपके पास आ गया। जब मार्कअप को और कॉस्ट को ऐड करेंगे तो ट्रांसफर प्राइस बन जाएगा 120% का। मैंने ट्रांसफर प्राइस की वैल्यू थी मेरे पास 33,000, इज इक्वल्स टू कितना परसेंट बनता है, 120%, वो रख लिया। कॉस्ट कितना परसेंट बनती है, 100%, वो रख लिया। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ यूं कर दिया बेटा, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 100% डिवाइडेड बाय 120%। तो मेरे पास बेटा ये वाली वैल्यू आ गई जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, विच इज 2,700। ठीक है भाई, यहां तक हमारे पास जो है वो हमारा पार्ट सी भी हो गया। अब हम आ जाते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास रेशियोज। कह रहा है वीपीएलसी हैड अ कैपिटल ऑफ 450,000 ऑर्डिनरी शेयर एट 1 ईच, मतलब ये इसकी नॉमिनल वैल्यू है, ये इसके नंबर ऑफ शेयर्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट 31 दिसंबर 2018। इसके स्क्रीनशॉट ले ले मोबाइल से आप जल्दी से। मार्केट प्राइस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर इज 2.4। इसका मतलब है जो हमारे करंट मार्केट प्राइस चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं भाई, 2.4 चल रहे हैं। डिविडेंड यील्ड जो है वो हमारा 5% का है। डिविडेंड कवर जो है वो 2.5% का है। कह रहा है कि भाई आप लोग जरा एक काम करो, मुझे कैलकुलेट कर दो कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने का आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने हमें बहुत कम लिमिटेड डाटा दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम लोगों को बेटा क्या निकालना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल। अच्छा भाई, प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो निकलेंगे ना वो याद रखिएगा, वो इन तीन चीजों की हेल्प से ही निकलेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले काम हम लोग ये करेंगे कि हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास डिविडेंड यील्ड का और डिविडेंड कवर का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जल्दी बताइए जरा, कोई ना कोई लिख के बताइए उसके अंदर डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास डीपीएस अपॉन एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय 100, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला आ गया। डिविडेंड कवर जो हमारे पास होता है, इस डिविडेंड कवर का भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, और डिविडेंड कवर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है भाई जल्दी से बताइए जरा। द फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड कवर इज अर्निंग पर शेयर अपॉन डिविडेंड पर शेयर। इसका फॉर्मूला होता है भाई अर्निंग पर शेयर अपॉन डिविडेंड पर शेयर। तो ये फॉर्मूले लिखने की वजह ये है कि ताकि हम लोग आसानी से जो वो मांग रहे हैं प्रॉफिट वो निकाल सके। ठीक है, आइए देखते हैं। पार्ट ए के अंदर बेटा हम लोगों को निकालना है क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर।
अच्छा भाई, प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने के लिए हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास भाई क्या क्या चीजें आई है देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डिविडेंड पर शेयर निकाल लेता हूँ। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले से जो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर निकालने का तरीका होता है हमारे पास डिविडेंड पर शेयर। कैसे निकालेंगे भाई, डिविडेंड यहाँ लिखते हैं जो हमारे फॉर्मूला दिया हुआ है वो डिविडेंड यील्ड का दिया हुआ है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे भाई, डिविडेंड यील्ड वाले फॉर्मूले को ये लेंगे। वो कैसे निकालते हैं भाई, इज इक्वल्स टू डीपीएस अपॉन एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये दिया हुआ है इज इक्वल्स टू कितना परसेंट, 5%। तो आप डीपीएस को एज इट इज रख लोगे। एनपीएस जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो हमारे पास दिया हुआ है 2.40। यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2.40 और इज इक्वल्स टू कितना भाई, 5%। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, मतलब डीपीएस इज इक्वल्स टू 2.40 मल्टीप्लाइड बाई 5%। तो अगर कोई डीपीएस के बारे में पूछेगा तो भाई डीपीएस आ रहा होगा कुछ 0.12। ये मेरे पास मेरा डिविडेंड पर शेयर आ गया। यहां पर मैंने अपने पास बेटा क्या निकाल लिया, हमारा डिविडेंड पर शेयर निकाल लिया। और अगर मुझे निकालना है टोटल डिविडेंड, तो मैं टोटल डिविडेंड कैसे निकालूंगा, टू फाइंड आउट द टोटल डिविडेंड मैं एक काम ये करूंगा कि मैं अपना जो भी डीपीएस होगा बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से। डिविडेंड पर शेयर आ रहा है 0.12 का, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए थे हमारे पास कुछ 4,50,000। तो मल्टीप्लाइड बाय 4,50,000, तो हमारे पास यहाँ पर जो आपका टोटल डिविडेंड आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ 54,000 का। दिस इज टोटल डिविडेंड। प्रॉफिट निकालना था, लेकिन अभी जो चीजें गिवन है उससे मैं वो मिसिंग फिगर्स निकाल रहा हूं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब बेटा इसके बाद हमारे पास अगला फॉर्मूला दिया हुआ है डिविडेंड कवर का, जिसका फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर या अर्निंग अपॉन डीपीएस इंटू 100। ठीक है भाई, तो अगर आप यहां पर देखो तो हमारे पास जो अगला फॉर्मूला बेटा हमारे पास वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है किसका, डिविडेंड कवर का। डिविडेंड कवर का फॉर्मूला होता है, अगर में दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है टोटल में अर्निंग्स अपॉन टोटल डिविडेंड्स, टोटल अर्निंग्स अपॉन टोटल डिविडेंड्स, और एक हो सकता है अर्निंग पर शेयर अपॉन डिविडेंड पर शेयर। तो बेटा अगर मैं टोटल की बात करूं तो इन केस ऑफ टोटल हमारे पास जो है वो टोटल अर्निंग्स हमें निकालनी है। टोटल डिविडेंड हमारे पास 54,000 का आ रहा है। डिविडेंड कवर इन लोगों ने दिया हुआ है बेटा कितने का, 2.5 टाइम्स, इज इक्वल्स टू 2.5। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे टोटल अर्निंग्स इज इक्वल्स टू 2.5, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ लाके कर दोगे 54,000 को, तो आपकी टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। द टोटल अर्निंग्स विल बी 135,000। अच्छा, अब कोई मुझे ये बताए कि ये टोटल अर्निंग क्या होती है। टोटल अर्निंग हम लोग किससे बोलते हैं, या टोटल अर्निंग होती क्या है बेटा। बेटा देखो, अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूं तो टोटल अर्निंग बेटा हम लोग किसको कहते हैं, ऑपरेटिंग टोटल अर्निंग हम लोग बोलते हैं किसको, जी। तो टोटल अर्निंग हम लोग बेसिकली बोलते हैं वो प्रॉफिट फॉर द ईयर को जो आपके पास आ रहा होता है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो अगर इसने मुझसे प्रॉफिट फॉर द ईयर मांगा था और मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये टोटल अर्निंग जो आई है हमारे पास यही मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर है, तो कोई बात गलत नहीं होगी।
तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है भाई, 135,000 का आ रहा है। और ये मैंने कैसे निकाला है, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज जो मुझे उसने ऑलरेडी दिए हुए थे। कैसे भाई, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन एमपीएस। तो मैंने इस फॉर्मूले से बेटा क्या फाइंड आउट कर लिया, डीपीएस फाइंड आउट कर लिया। कैसे भाई, डिविडेंड पर शेयर आ रहा है 2.0.12 का, और टोटल डिविडेंड आ रहा है आपके पास कितना, 54,000 का। उसको डिविडेंड कवर के फॉर्मूले में डाला। कौन से वाले फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में। टोटल अर्निंग्स निकालने के लिए टोटल अर्निंग्स अपॉन टोटल डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास टोटल अर्निंग्स आ गई, विच इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक काम करिएगा, ये मीटिंग जरा एंड होने वाली है, तो जल्दी से जरा दोबारा इसी लिंक को जो मैंने आपने आपको भेजा है वो उसको रीज्वाइन कर लें सारे। अब हमें क्या करना है, हमें विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन हम लोगों को बेटा कैलकुलेट करना है। क्या करना है भाई, हमें ये कह रहा है कि आपको प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहलाएगा कैश एट बैंक। आइए भाई बना लेते हैं। चलें भाई, यहां पर एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं ये। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले ये आपके पास तीन कॉलम्स आ गए। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स की तो इन्होंने हमें ऑलरेडी एक सिंपल वैल्यू निकाल के दे दी है, कितनी भाई, 505272। ये 505272 की हमारे पास नॉन करंट एसेट की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख देंगे 505272। अगली चीज होती है बेटा, हमें निकालना होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट इज कंप्राइजेस ऑफ इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और कैश एट बैंक। करंट एसेट, क्योंकि इसने ये कहा था कि जो हमारे करंट एसेट कंप्राइज हुए हैं वो किस पे हुए हैं, इन्वेंट्री पर, ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर, और आपके पास कैश एट बैंक के ऊपर। ठीक है। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, विद द हेल्प ऑफ अ गिवन फॉर्मूलाज हम अपनी ट्रेड रिसीवेबल और अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है भाई। विद द हेल्प ऑफ करंट इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, अपनी ट्रेड रिसीवेबल और इसके अलावा अपने कैश एट बैंक की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए निकाल लेते हैं भाई। देखो, अगर मुझे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर दिया हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 इज इक्वल्स टू कितना डेज दिया हुआ इन्होंने, 50 डेज। तो हम यहां पर एक काम ये करते हैं कि अपने पास ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू वो है जो हमें फाइंड आउट करनी है। क्रेडिट सेल्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 876,000 मल्टीप्लाइड बाय 365 इज इक्वल्स टू 50 डेज। तो हम यहाँ करेंगे ट्रेड रिसीवेबल मल्टीप्लाइड बाय 365 इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 876,000 डिवाइडेड बाय 365। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, मेरा ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आ जाएगी। जरा बताइए द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल कितनी आएगी, 50 मल्टीप्लाइड बाय 876,000 डिवाइड बाय 365। तो हमारे पास जो हमारी ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आ रही है एस पर हुसैन, वो आ रही है भाई हमारे पास कितनी, 120,000। ये 120,000 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रिसीवेबल में मेंशन कर देंगे। ठीक है भाई। अब अगला अगली वर्किंग कर लेते हैं।
अगली वर्किंग के अंदर हम लोग यूज करेंगे अपना इन्वेंट्री निकालने के लिए। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास इस ग्रॉस मार्जिन की बेसिस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। कैसे? उसी एससीपी मेथड से जो मैंने अभी पीछे भी किया था, सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट। सेल्स मार्जिन के केस में जो हमारी सेल्स होती है वो होती है 100%, प्रॉफिट हमें 45% दिया हुआ है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी कुछ 65% या 55%। 100 माइनस 45, 55% भाई। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी भाई 55%। अब आप ये देखो कि आपके पास सेल्स की वैल्यू है, जी है, सेल्स की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही 876,000। यहाँ आपने लिखा 876,000 जो कि कितना परसेंट बनता है, 100%। आपके पास क्या नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, जो कि कितना परसेंट बनता है, 55%। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 876,000 मल्टीप्लाइड बाय 55% डिवाइडेड बाय 100%। तो आपके पास जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा आ रही होगी 876,000 मल्टीप्लाइड बाय 45% डिवाइड बाय 100% आ रही होगी कुछ 394,200। ये आपके पास आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को इस फॉर्मूले में रख लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री अपॉन 394,200 मल्टीप्लाइड बाय 365 इज इक्वल्स टू कितने डेज दिया हुआ था, 60 डेज। तो ये आ जाएगा 60 डेज। यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे भाई, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 394,200 डिवाइडेड बाय 365। तो एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी आपके पास कितनी, द एवरेज इन्वेंट्री विल बी, एक सेकेंड सर जी जी आपने 55% लिखा हुआ है, जी। तो उसकी वैल्यू अलग आ रही है। क्या आ रही है वैल्यू, उसकी वैल्यू आ रही है, एक मिनट बताता हूँ आपको। ग्रॉस मार्जिन इज 45%। तो आप ये निकालो 876,000 मल्टीप्लाइड बाय 55%। सॉरी 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 सॉरी, वो आ रही है 5% करने पे आ रहा है आपका जो आंसर आया है। फोर, वो मैंने थोड़ा सा 45 से कर 55% लिया कल, 481,800 आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर रख लो 481, मैंने कैलकुलेट करते हुए वो 45 लगा दिया होगा वहां पर। 481,800 आ रही है, सही बोल रहे हो। और डिवाइडेड बाय 365, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 365, तो 79,200 आ रहा है शायद आपकी एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है भाई, ये आ गया 79,200। अब आप लोग क्या करना है, अब आपके पास एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूले को यूज करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो आप ये देखो कि क्या क्वेश्चन में आपके पास इन लोगों ने कोई ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, यहाँ कहीं कोई ओपनिंग इन्वेंट्री बताई हुई शुरू से कहीं, नहीं बताई गई। विच मीन्स कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास
तो ये है वो आ रहा है कितना भाई, एक मिनट रुकिए, ओपनिंग इन्वेंट्री जरा देख लें, ओपनिंग इन्वेंट्री कहीं बताई भी ना। ये रही है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 78,105। तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह ओपनिंग इन्वेंट्री रख दे 78,105 प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री 79,200। फिर इसको पूरा वो करना है सॉल्व, 79,200 मल्टीप्लाइड बाय 2, और आपके पास जो भी आएगा उसमें से आप माइनस कर देगा 78,105। तो आपके पास आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी कुछ 80,295। सो द क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी 80,295। इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 80,295 आ गया। अच्छा, फिर बाद में कैश एट बैंक को टोटल करके जो वैल्यू आएगी सब टोटल करेंगे, टोटल एसेट आ देंगे। अब ये सब कहानी जो है ना, ये बात की कहानी है। इसके आगे चलेंगे, इसके आगे कैसे चलेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे इक्विटी। इक्विटी अगर मैं बोलूँ तो इक्विटी में मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए थे इन्होंने सवाल में, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, और इसके अलावा मेरे पास रिटेन अर्निंग दी हुई। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है भाई, आइए दिखा देता हूँ। शेयर प्रीमियम कितने का दिया हुआ है, क्लोजिंग 70,000 का। ऑर्डिनरी शेयर हम लोगों को ऊपर दिए हुए थे कितने, 45,450 इंटू 1। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी शेयर आ गए 450,000 के, ये शेयर प्रीमियम आ गया 70,000 का। रिटेन अर्निंग का इन लोगों ने हमें ओपनिंग दिया हुआ है कितना, द ओपनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग इज 74,000। तो हम यहां पर रिटेन अर्निंग का ओपनिंग लिखेंगे 74,000। इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है भाई, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो इसमें ऐड करना है वो हमने अभी निकाला था, और वो कितना निकाला था प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो हमारे पास आ रहा था कुछ ये 135,000। 135,000 का प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा था। इसमें से हम लोग डिविडेंड फॉर द ईयर माइनस कर देंगे, और जो डिविडेंड फॉर द ईयर है वो हमारे पास कितना है 54,000 का। वो भी हमने ऊपर कैलकुलेशन करके निकाला था पार्ट ए में। तो जब 74 में 135 ऐड करोगे, 74,000 प्लस 135,000 और माइनस 54,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 155,000 की रिटेन अर्निंग आ जाएगी। सबको ऐड कर लोगे तो टोटल रिटेन अर्निंग आ जाएगी कुछ आपके पास 675,000। ये आपके पास आपका इक्विटी वाला पार्ट हो। अब आ जाते हैं हमारे पास अपनी करंट लाइबिलिटी के ऊपर। करंट लाइबिलिटी हमारी कैसे निकलेगी भाई, करंट लाइबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस करंट रेशियो। ठीक है, कह रहा है करंट लाइबिलिटीज आर ओनली कंप्राइजेज ऑफ ट्रेड पेबल्स। बस करंट लाइबिलिटी में जो हमारे पास चीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, और वो चीज कौन सी है भाई, ट्रेड पेबल्स है। या फिर ये काम ही करते हैं कि हम लोग उसको निकाल लेते हैं ट्रेड पेबल्स टर्नओवर से। ये रहा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर जो होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365, और इज इक्वल्स टू कितने डेज दिया भाई, ये 64 डेज, इज इक्वल्स टू 64 डेज। अच्छा भाई, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें फाइंड आउट तो ट्रेड पेबल करने हैं, हमारे पास क्रेडिट परचेजेस नहीं। क्रेडिट परचेजेस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री।
अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने निकाली थी विच इज 481800। इसको यहाँ लिख देंगे 481800। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास इन्होंने दी हुई थी बेटा कितनी की, द ओपनिंग इन्वेंट्री इज 78105। ये आ गया आपके पास 78105। परचेजेस इज व्हाट दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ये परचेजेस आ गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने यहां निकाली थी, ये रही 80295। 80295 की क्लोजिंग आ गई। इसको सॉल्व कर लेंगे। 481800 -78105 और इसके अंदर से प्लस 80295, तो आपके पास परचेजेस आ जाएगा, जो कि कौन सी परचेजेस है, क्रेडिट है सारी की सारी। तो बताइएगा जरा परचेजेस की वैल्यू क्या आ रही है। बताइए भाई जल्दी से। तो द वैल्यू ऑफ परचेजेस विल बी, हमारे पास परचेजेस की वैल्यू आ जाएगी 483990। 483990 की परचेजेस आ गई है। इसको यहाँ रख लो फॉर्मूले के अंदर। 483990 मल्टीप्लाइड बाय 365 इज इक्वल्स टू 64। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 64 मल्टीप्लाइड बाय 483990 डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल्स टू ट्रेड पेबल। सो द ट्रेड पेबल विल बी, so the trade payable will be 84864। 84864 की आपके पास ट्रेड पेबल आ जाएंगे। इस ट्रेड पेबल को बेटा हम लोग यहाँ पुट डाउन कर देंगे, क्योंकि ट्रेड करंट लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल है, तो ये आ देंगे 84864। 84864। अब आपके पास ये वाली जो वैल्यू आएगी टोटल, वो आ रही है कुछ, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। 675,000 प्लस 84864, तो ये दोनों ऐड करके बन जाएगा हमारे पास 759,864। अच्छा अब ये देखें, लॉजिकली जो बैलेंस ये आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, वही बैलेंस ये आना चाहिए 759,864 का। ठीक है। जब हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारे करंट एसेट्स आ जाएंगे। द करंट एसेट जब आप माइनस कर लो तो आपको देखना हमारे पास आ रहे हैं 25452592। तो हमारे पास जो करंट एसेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे ये। कैसे निकाले बेटा, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट को माइनस कर दिया, फिर करंट एसेट की जो टोटल वैल्यू आई है उसमें से ये और ये इन्वेंट्री और रिसीवेबल को माइनस करेंगे। तो उसने कहा था जो कैश एट बैंक होगा वो हमारे पास बेटा क्या होगा, कौन सा फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। और वो बैलेंसिंग फिगर बन रहा है 54297 का। ठीक है भाई। तो सिंपली ये हम लोगों ने अपना कौन सा पार्ट, दिस इज पार्ट बी, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी थी बाय यूजिंग रेशियोज। अगर आपको रेशियोज याद होंगे तो विद द हेल्प ऑफ रेशियोज आप इजीली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेंगे इस तरह से। लेकिन अगर आपको रेशियोज याद नहीं होंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट रेशियोज और टू प्रिपेयर एनी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाइक दिस। ठीक है भाई। चलो, ये तो हमने किया है। अभी कौन सा पार्ट इसका, पार्ट बी। पार्ट बी के बाद एक पार्ट सी भी है यहाँ पर, ये रहा। पार्ट सी में ये भाई साहब कह रहे हैं कि कैलकुलेट द प्राइस अर्निंग रेशियो।
प्राइस अर्निंग रेशियो निकालें, जिसको हम लोग बोलते हैं पीई रेशियो। आइए भाई प्राइस अर्निंग रेशियो भी निकाल लेते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है हमारे पास, विच इज आर पार्ट सी, बेटा प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, जो भी हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर दिए हुए होंगे उसको हम अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देंगे। अर्निंग पर शेयर निकलेगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो बेटा अगर हम देखें कि हमारे पास हमारे एमपीएस जो है मार्केट प्राइस पर शेयर वो दिया हुआ है 2.4, तो ये 2.4 तो यहां आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकाला था हमने ऊपर, 135,000 का, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 450,000, तो अर्निंग पर शेयर कुछ आ जाएगा आपके पास 0.30 डिवाइडेड बाय 0.30, तो आपके पास पीई रेशियो आ जाएगा। पीई रेशियो बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। सो द प्राइस अर्निंग रेशियो इज 8 टाइम्स। ठीक है भाई, किसी को अगर इसमें कोई मसला हो तो वो मुझसे जो है वो पूछ लेगा अभी हाथ के हाथ। सिंपल, हम लोगों ने मार्केट प्राइस लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, अर्निंग पर शेयर निकाला है। कैसे निकाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट हमने पार्ट ए में निकाला था, जो प्रॉफिट हमने पार्ट ए में निकाला था उसको नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो अर्निंग पर शेयर आ गया, फॉर्मूला में रख दिया मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, तो इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स का आपका पीई रेशियो आ गया। चलें भाई, पार्ट सी के बाद ये कह रहा है टीपीएलसी, अ मेजर कंपेटिटर ऑफ बीपीएलसी, हैड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, जिसमें 42% का ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ और इन्वेंट्री टर्नओवर 65 डेज दिया हुआ है। कह रहा है असेस द परफॉर्मेंस ऑफ बीपीएलसी एंड टीपीएलसी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी मार्जिन्स। तो बेटा इसका प्रॉफिट मार्जिन 45% था, उसका ऊपर वाले का, और उसका इन्वेंट्री टर्नओवर के डेज दिए हुए हमें कितने, 60 डेज। आइए भाई इसका कंपैरिजन लिख देते हैं यहाँ पर, 5 मार्क का कंपैरिजन लिखना है, यहीं पर लिख देता हूँ पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर लिखना है कि द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, द जीपी मार्जिन ऑफ वीपीएलसी is better than TPLC. This suggests that VPLC have higher cost of sales. एक सेकंड, ये हमने ऊपर क्वेश्चन कहा था, VPLC have higher cost of sales resulting in lower GP margin of 42%, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी वीपीएलसी की, तो इसलिए उसका मार्जिन कम आ रहा है। फिर इसका दूसरे वाले के लिए लिख लेते हैं, VPLC is also better in terms of efficiency as
देयर इन्वेंट्री टर्नओवर is 6 days earlier than PPLC, which shows that VPLC sells their goods more earlier than PPLC. ठीक है भाई, बस ये कंपैरिजन बताना था। परफॉर्मेंस को असेस कर दिया, 5 मार्क्स हमें मिल जाएंगे इजीली। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग का था, वो हो गया, रेशियो का हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो बेसिकली आईएएस का है। और आप सब में से मैंने किसी को भी अभी आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाया, जो मैं कमिंग क्लासों के अंदर पढ़ाऊंगा। तो पहला सवाल मुझे याद भी दिला दिया, जो मैं आईएएस स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा 2019 P32, ताकि हाथ के हाथ साथ साथ जब मैं ये वाला पेपर का क्वेश्चन कराऊंगा उस वक्त आपको, तो हमारा ये वाला सवाल वहीं पर पूरा हो जाएगा। तो मैं ये अभी नहीं करा रहा, जब मैं आपको आईएएस पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लासों में सबको, तो उसके अंदर ऑनलाइन ही फिजिकल में ही, तो उसमें मैं आपको ये P32 कराऊंगा। ठीक है, उसमें जो है ये आपका ये वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास इसके बाद है वो कौन सा है भाई? 4 के अंदर हमारे पास है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम लोगों को नहीं करना। इसके अलावा 5 और 6 जो है वो कॉस्टिंग के हैं, उनके बारे में मैंने बोला हुआ है कि उनकी क्लास में अलग से बाद में कराऊंगा। तो आज के पेपर में विच इज हमारे पास मई जून 2019 पेपर 3-2 के अंदर हम लोगों ने बेसिकली अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, सिवाय क्वेश्चन नंबर 3 के, जो कि हमारा अलग क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना फाइनेंशियल पूरा कंप्लीट कर लिया, कॉस्टिंग की तो हम अलग से करेंगे चीजें। सेकेंडली, इसके अलावा जो आप लोगों का होमवर्क है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, भाई वो वाला कौन सा होमवर्क है? एक तो मैंने आपको प्रीवियस होमवर्क दिया हुआ था, जो आप लोगों को करना है, वो कौन सा है भाई? मई जून 2019 का ही P31 और P33। इसके अलावा जो करंट है आपके पास, वो है अक्टूबर नवंबर 2019 का P31 और P33। तो ये दोनों आपको जो है ये अभी होमवर्क करने हैं। जिसने पुराना वाला नहीं करा हुआ वो पुराना वाला भी करेगा, जिसने नया वाला नहीं करा हुआ वो करेगा भी। तो ये दिस शुड बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट क्लास, जब मैं आप लोगों के पास, आप लोगों की जिसकी जहाँ क्लास होगी फिजिकल, उसमें चेक करूंगा। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है वो आप लोगों की क्लास में आईएएस पढ़ाने के बाद हो जाएगा, साथ साथ टॉपिकल। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।